Yes, good morning students. This is Akash Kumar Sahni, your physics teacher. Today we are going to study the solutions of the thermodynamics of chapter number 12 of class 11th. So first question is a geyser heats water flowing at the rate of 3 लीटर पर मिनट. यानी एक गीज़र है जो क्या कर रहा है, हीट कर रहा है. किसको हीट कर रहा है? वाटर को हीट कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट. दैट मीन्स एक मिनट में वो कितने लीटर को आपका हीट करेगा? 3 लीटर्स को, फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स जो आपका टेम्परेचर था पहले कितना था? 27, और बाद में कितना हो गया? 77 हो गया. इफ़ द गीज़र ऑपरेट्स ऑन अ गैस बर्नर, यानी आपका जो गीज़र है वो किस पे ऑपरेट कर रहा है? गैस बर्नर पे ऑपरेट कर रहा है. व्हाट इज़ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द फ्यूल ऑफ द हीट ऑफ कंबशन इज़ 4 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम. यानी आपको बताना है कि अगर वो फ्यूल जो है पर ग्राम में आपका कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? 4 इंटू 10⁴ एनर्जी ये प्रोवाइड कर रहा है. सो यू हैव टू टेल the amount of fuel that is consumed, right? So we will move to the solution. What is given? Water is flowing at the rate of 3 liter per minute, right? So it is given 3 liter per minute. The temperature changes from 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस. यानी टेम्परेचर आपका 27 डिग्री से 77 डिग्री सेल्सियस आपका चेंज हो रहा है. इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपका? 27 डिग्री सेल्सियस, राइट. इनिशियल टेम्परेचर 27 है, फाइनल टेम्परेचर कितना है? 77 है. तो राइज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट इज 77 माइनस 27, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस. यानी इतना आपका डेल्टा टी आ गया, राइट. नाउ हीट ऑफ कंबशन आपका दिया है, जो फ्यूल है आपका वो पर ग्राम कितना हीट प्रोवाइड कर रहा है आपका? 4 इंटू 10⁴ जूल प्रोवाइड कर रहा है. As we know, the specific heat of water is 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ये आपके NCERT में दिया हुआ है, और आपको याद भी होना चाहिए कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है वो कितना होता है? 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, राइट. नाउ वी विल मूव फर्दर. मास ऑफ द फ्लोइंग वाटर, कितना मास फ्लो कर रहा है? तो 3 लीटर्स पर मिनट में. अब लीटर को आप कन्वर्ट करोगे किसमें? ग्राम में. तो आपको पता है कि 1 लीटर में डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. और वॉल्यूम, ये लीटर क्या है आपका? वॉल्यूम है. तो मास बराबर क्या हो जाएगा आपका? मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना दिया है? 3 लीटर. लीटर को आप किस में कन्वर्ट करोगे? लीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे. तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10⁻3, राइट. 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब. और जो वाटर की डेंसिटी होती है CGS यूनिट में, वो कितना होता है? CGS यूनिट में होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जब ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे आप, whenever you multiply these two quantities, which are two, this one centimeter cube and this centimeter cube, right. तो ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 10⁻3 ग्राम. और क्योंकि यहाँ पे आपका 3 लीटर था तो 3 से ही मल्टीप्लाई हो जाने 3000 ग्राम, और नीचे मिनट है तो मिनट आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है. तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3000 ग्राम पर मिनट. नाउ टोटल हीट आपको पता है कितना यूज़ कर रहे हैं हम लोग? टोटल हीट यूज़ का एक फॉर्मूला है, वो कितना क्या होता है? डेल्टा Q इक्वल टू MC डेल्टा T, वेयर C इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, M इज़ द मास ऑफ वाटर दैट इज़ फ्लोइंग, डेल्टा T इज़ द राइज इन द टेम्परेचर और फॉल इन द टेम्परेचर, एंड डेल्टा Q इज़ द हीट दैट इज़ गिवन. नाउ जब हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, M की वैल्यू है 3000 ग्राम पर मिनट, C की वैल्यू है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा T क्या है? 50 है. जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 6.3 इंटू 10⁵ जूल पर मिनट. ना रेट ऑफ कंजप्शन हमको निकालना है. आपको देखो हीट जो गैस बर्नर है आपका, वो जब आपका हीट देगा तो किससे हीट देगा आपका? क्या बोलते हैं उसे? फ्यूल बर्न करेगा. तो एक
1 ग्राम जो फ्यूल है आपका कितना कंबस्शन कर रहा है आपका 4 × 10⁴ जूल, राइट। तो आपका टोटल 1 मिनट में कितना कंज्यूम हो रहा है 6.3 × 10⁵ हो रहा है। तो यहाँ से रेट ऑफ कंजप्शन कैसे आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15.75 ग्राम पर मिनट। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12.2, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू दिस kg ऑफ नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर टू रेज इस टेम्परेचर बाय 45 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे क्या बोला है, डायरेक्ट रेज इन टेम्परेचर बोला है, रेज इस टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि आपका ये डेल्टा टी दिया हुआ है, डायरेक्टली आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग को पता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन म्यू इंटू डेल्टा टी, वेयर म्यू इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। कभी कभी बुक में क्या लिखा होता है, एन भी लिखा होता है। डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द गैस, सी पी इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। तो ये सब का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। नाउ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है कितना 28 ग्राम। 28 यहाँ पे सिर्फ 28 लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है आपका ग्राम में ही होता है, राइट। आर इज इक्वल टू क्या होता है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, दैट इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। नाउ वी विल मूव फर्दर। सोल्यूशन देखो इसका, देखो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 2 × 10⁻² kg, दैट इज 20 ग्राम। राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस आपका राइज इन टेम्परेचर है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28, एक नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14, तो दो का कितना हो जाएगा 28, आपको गिवन भी है। और आर गिवन है आपको 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। नाउ सबसे पहले आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, सी पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी, राइट। म्यू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे उसने किससे डिनोट किया है, एन से डिनोट किया है। तो बहुत सारे बुक में एन दिया है, बहुत सारे बुक में म्यू दिया है, तो हम लोग जो चाहे यूज़ कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है उससे। तो एन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, एन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, राइट, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। अब आपको मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻² इंटू 10⁻³ ग्राम। इसको ग्राम में हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया है ना, यहाँ पे दिया हुआ था आपका, देखो मास दिया हुआ था, मास द व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू दिस मस्ट kg, ये kg में है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होता है आपका, राइट। तो वही यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, और वो कितना आ गया आपका 0.714 आ गया, ये नंबर ऑफ मोल आ गया। नाउ सी पी इज इक्वल टू, आपको पता है सी पी इज इक्वल टू क्या होता है, सी पी इज इक्वल टू फॉर नाइट्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पे ये 7/2 आर क्यों यूज़ किया है, तो सी पी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कौन से वाले फॉर्मूले से, ये एक फॉर्मूला होता है आपका, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई भी आपका गैस है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है F+2/2 इंटू आर, ठीक है। और सी वी के लिए क्या फॉर्मूला होता है F/2 इंटू आर, ठीक है। ये क्लास में मैंने बताया भी है, फिर से आप इसे नोट कर लो। अगर कोई गैस कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसके लिए F/2 इंटू आर, और कोई गैस अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तो F+2/2 इंटू आर, वेयर F इज़ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ना डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए वो कितना होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है 3, डायटोमिक के लिए कितना होता है 5, और पॉली एटॉमिक के लिए कितना होता है 6। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्योंकि आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैसा है डायटोमिक है, क्योंकि N2 मॉलिक्यूल है आपका, डायटोमिक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे 5। नाउ 5 यूज़ करेंगे तो सी पी इज इक्वल टू एफ क्या हो जाएगा 5+2/2 यानी 7/2 इंटू आर, वहीं से ये फॉर्मूला आया है, सी पी इज इक्वल टू 7/2 इंटू आर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे आप इसे रख देंगे तो देखो यहाँ पे आपने रख दिया, आपका आंसर क्या आ गया 29.05 जूल पर मोल पर केल्विन।
राइट। अब हम लोग ये क्यों कैलकुलेट किए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड, यानी आपसे क्या पूछा है, हीट पूछा है कि हीट कितना आप सप्लाइड करोगे, राइट। तो हम लोग को सीपी पता होना चाहिए तभी हम लोग निकाल पाएंगे, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले सीपी कैलकुलेट किया। क्लियर है। तो सीपी की वैल्यू क्या आ गई 29.05 जूल पर मोल पर केल्विन। अब टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड का फॉर्मूला कैसे ही आया, आपको पता है कि सीपी बराबर मैंने अभी बताया डेल्टा क्यू अपॉन म्यू इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे एन ले रहे हैं क्योंकि एन यहाँ पे यूज़ किया है। तो बताओ डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी पी इंटू एन इंटू डेल्टा टी। तो देखो यही लिखा है एन इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी, राइट। अब एन आपको पता है, सी पी आपको पता है, डेल्टा टी आपको पता है, आप रख देंगे और आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज़ 933.38 जूल। दिस इज़ योर हीट सप्लाइड, राइट। आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। Therefore, the amount of heat supplied is 933.38 जूल। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। एक्सप्लेन वाई टू बॉडीज एट टेम्परेचर T1 and T2 if brought in thermal contact do not necessarily settle to the temperature mean temperature T1 plus T2 by 2। तो बच्चों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर दो बॉडीज़ हैं और उनका टेम्परेचर है T1 एंड T2, दो टेम्परेचर है आपका, अगर उनको थर्मल कांटेक्ट में लाओगे, जैसे ये और ये थर्मल कांटेक्ट में लाओगे, तो इनका जो टेम्परेचर होगा वो आपका ज़रूरी नहीं कि T1 प्लस T2 अपॉन 2 ही होगा। ऐसा क्यों, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नेसेसरी नहीं कि यही होगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी, दिस इज़ आर्बिट्री, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों, तो उसका रीज़न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। आपको पता है द कूलेंट इन द केमिकल और द न्यूक्लियर प्लांट दैट इज़ लिक्विड यूज टू प्रिवेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम गेटिंग टू हॉट, है ना। न्यूक्लियर प्लांट जो होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके आसपास हम लोग क्या डालते हैं, और कूलेंट यूज़ करते हैं ताकि आपका जो पावर प्लांट है ज़्यादा हीट ना हो। उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए, आपकी हाई होनी चाहिए। ये भी आपको बताना है कि क्यों हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग। ड्राइविंग के समय आपकी जो कार में जो एयर होता है उसका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाइमेट ऑफ अ हार्बर टाउन। हार्बर टाउन मतलब जैसे मुंबई और कोलकाता हो गए, जो आपके समुद्र के किनारे हैं, जो समुद्र के किनारे हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। हार्बर टाउन इज़ मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ टाउन इन द डिजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड। टेम्परेट का मतलब क्या है, मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, नॉर्मल में रहता है, ठीक है। टेम्परामेंट उसका क्या रहता है, हमेशा मेंटेन रहता है। दैट ऑफ अ टाउन इन द डिजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड, यानी आपका सेम लैटिट्यूड यानी आपका सेम पोजीशन पे अगर उसी लैटिट्यूड पे कोई डिजर्ट है तो वो क्या होता है, ये रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और दिन में क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले का देखो, पहले का आंसर है आपका, तो पहले का आपका को आंसर है, जब आप दो बॉडी है सपोज आपकी, एक कॉपर है और एक आपका एल्युमिनियम है, दोनों का टेम्परेचर, इसका T1 है, इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा, हीट फ्लो होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और दोनों का जो टेम्परेचर आप मीन टेम्परेचर निकालोगे तो वो T1 प्लस T2 अपॉन 2 के बराबर नहीं आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कॉपर की और एल्युमिनियम की वो दोनों की अलग अलग है, राइट। यानी ये आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी, अगर इसकी ज़्यादा है इसका कम है, तो दोनों का जो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ हीट होगा, जो कैपेसिटी होगी हीट को रिटेन करने की, वो दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी, राइट। इसीलिए जो टेम्परेचर होगा आपका, उन दोनों का टेम्परेचर अब जब हीट फ्लो होगा तो वो आपका मीन टेम्परेचर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मीन टेम्परेचर कब आएगा, जब आपका क्या होगा, दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, सेम होगी, राइट। तो फिर से, जब आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों बॉडी की सेम होगी और दोनों को जब आप कांटेक्ट में लाएंगे, और तभी उनका जो मीन टेम्परेचर है वो दोनों के टेम्परेचर के क्या होगा, एवरेज के बराबर होगा, राइट। तो यही आपका पहले का आंसर है। नाउ वी विल मूव। तो सेकंड का आंसर है आपका, देखो जो कूलेंट होता है, कूलेंट का मतलब क्या होता है, जो आपका यूज़ किया जाता है जो हीट को एब्जॉर्ब करे, वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग रखते हैं
हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ऐसा क्यों रखते हैं? तो ऐसा रखने का एक रीज़न है। क्या रीज़न है? अगर आप हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला नहीं रखोगे, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला रखोगे, तो वो क्या करेगा, जल्दी से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और जल्दी से क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और फिर बाद में वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा आपका हीट क्या करेगा, वहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, राइट। जैसे आप एयर अगर यूज़ करोगे तो एयर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, तुरंत वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तुरंत आपका उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है। लेकिन जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, राइट। तो सेकेंड का आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, और क्योंकि आपका जो ज़्यादा हीट कैपेसिटी वाला होगा उसे ही हम लोग यहाँ पे इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि उसके अंदर हीट कैपेसिटी करने की जो कैपेबिलिटी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। दैट इज़ वाई वी विल यूज़ द कूलेंट विच हैव हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीजेज ड्यूरिंग द ड्राइविंग। जब ड्राइविंग आप करते हो तो कार में जो एयर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब आपको पता है कि जो पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी होता है। अब क्योंकि आपका, एक मिनट, पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब क्योंकि आपका आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि टायर जो है अगर 2 लीटर का है तो 2 ही लीटर का होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। अब जब हम लोग कार चलाते हैं तो टायर क्या होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसके ऊपर, और फ्रिक्शन होने की वजह से जो एयर का टेम्परेचर है वो राइज करता है। एंड इफ देर इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर, देर विल बी इंक्रीज इन द pressure of the air, and that is why during the driving the air pressure in the car tire increases, right। तो इसका मेन रीज़न क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर देर इज अ इंक्रीज इन द प्रेशर इन द टायर, राइट। ओके, तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज द क्लाइमेट ऑफ अ हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट दैन दैट ऑफ टाउन इन द डिजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड। यानी जो आपके टाउन होते हैं, जो आपके नदी किनारे होते हैं या फिर समुद्र के किनारे होते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है, जो न ही ज़्यादा ठंडा होता है न ही ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, कहाँ पे, हार्बर टाउन्स में, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिजर्ट इन टाउन। अब जैसे हम लोग होता क्या है कि जो आपके बगल में अगर देर इज़ अ सी, तो सी से क्या होगा, वाटर इवेपरेट होगा, वाटर क्या करता है, हीट को ट्रैप करके रखता है। तो जो हीट को ट्रैप करके रखेगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आपका इवनिंग होगा वैसे वैसे वो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। और जब सुबह होगा तो सुबह भी क्या होगा, जल्दी से वो हीट को लॉस नहीं करेगा, जो सन की रेज आएंगी वो तुरंत उसकी हीट को लॉस नहीं करने देंगे, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे उनका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। और जब तक शाम होती है तब तक फिर से क्या हो जाता है, वाटर इवेपरेट हो जाता है और हीट को वो ट्रैप कर लेता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है हमेशा क्या रहता है, न ही ज़्यादा, कभी ज़्यादा होता है न ही कभी कम होता है, वो हमेशा टेम्परेट रहता है। लेकिन वही आप डिज़र्ट रीजन में आ जाओ तो क्या होगा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है, ह्यूमिडिटी यानी वहाँ पे वाटर वेपर कम होता है, और जिसकी वजह से कोई हीट ट्रैप नहीं होता है। तो सन की रेज डायरेक्टली आपकी ज़मीन पे गिरती है, जिसकी वजह से वो तुरंत गर्म हो जाता है। और फिर बाद में रात में क्या होता है, वहाँ पे क्योंकि ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से तुरंत क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। तो ये रीज़न है आपका, फोर्थ का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। So student, we have solved three questions of exercise thermodynamics, and for today we will stop the solution of the thermodynamics. We will continue on the next video, in the next video. Thank you so much. Have a nice day, students.